Hello class 6th students. We are starting chapter 2 from hunting gathering to growing food. Hunting gathering means शिकार करते करते जानवरों को शिकार करके खाने के बाद धीरे धीरे फूड को ग्रो करने का आइडिया हमको कैसे आया, ये हिस्ट्री में कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या सोचा था कि ऐसा हो गया कि नहीं, अब हमें हंटिंग से साथ साथ अब आगे बढ़ के हमको फूड को भी ग्रो करना चाहिए, क्योंकि बार बार इधर उधर जाके हम किसी भी जानवर को मार के खाएं, इससे अच्छा हम वहीं पे कुछ अपने लिए उगाएं। ये सोचना शुरू किया था ह्यूमन बीइंग्स ने हिस्ट्री में। तो ये चीज़ों को हम पता करेंगे कि ऐसा हुआ कब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो द अर्लीस्ट पीपल्स, यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग के जो लोग थे, है ना, जो धीरे धीरे एवेलुएट हुए थे, धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन हो रहा था, वो धीरे धीरे ह्यूमंस जैसे बनते जा रहे थे। तो ये मूव क्यों कर रहे थे इस तरीके से? सो द हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, क्योंकि उस एरिया के अगर जानवर ख़त्म होते जा रहे थे तो उनको दूसरी जगह के जानवरों को क्या करना पड़ रहा था, मारना पड़ रहा था खाने के लिए। सो वो एक जगह से दूसरी जगह जा क्यों रहे थे, वजह क्या क्या थी, व्हाट आर द रीजंस दे आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो द फर्स्ट रीज़न क्या था उनका एक से दूसरी जगह जाने का? दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, जितना भी आसपास लगे हुए प्लांट्स थे और जो एनिमल रिसोर्सेज थे, है ना, रिसोर्सेज यानी कि जितनी भी चीज़ें उनके लिए सोर्स थी फीडिंग करने का, है ना, जितने भी प्लांट्स आसपास लगे थे, दूर दूर तक जितना वो पैदल चल के जा सकते थे और वापस आ सकते थे अपने घर तक, उतनी जगह की उन्होंने चीज़ों को ख़त्म कर लिया। अब जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो उनको तो मूव करना पड़ेगा ना दूसरी जगह, क्योंकि उस टाइम उन लोगों से सिर्फ क्या बनता था, शिकार करते, है ना, फूड को ग्रो करते नहीं बनता था जो ऑलरेडी उगा हुआ था। So for the first reason was they would have eaten up all the available plants and animals. वो सारे plants और animals को खा चुके थे. Okay. The second reason was animals move from place to place. So these people had to follow their movements for hunting purposes. अब जो कुछ animals थे वो अपने एरिया से दूसरी जगह पे क्या करते थे, मूव करते थे। तो अब वो खाने की तलाश में जो इंसान थे उनको भी मूव करना पड़ेगा, तो वो उन जानवरों को फॉलो कर करके जाते थे एक से दूसरी जगह। तो दूसरा रीज़न क्या था, वो एनिमल्स मूव कर रहे थे एक से दूसरी जगह, तो वो जो ह्यूमंस थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, उनको भी मूव करना पड़ा। ठीक है, फॉर हंटिंग पर्पस के लिए, क्योंकि वो उन्हीं को जानवरों को तो मार के खाते थे। सो द थर्ड रीज़न, उसके बाद थर्ड रीज़न क्या था, पीपल may have moved from season to season in search of different kinds of plants. अब सीज़न की बात आ गई। पहले तो जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो वहाँ मूव कर रहे थे। दूसरी बात क्या आ गई, सीज़न बदलने के कारण अलग अलग प्लांट्स जो थे वो उस सीज़न में ही ज़िंदा रहते थे, बाकी सीज़न में नहीं रहते थे। तो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स मिलते थे उनको अलग अलग जगहों में, अर्लीस्ट पीपल्स को, तो वो प्लांट्स की खोज में दूसरी जगह निकल जाते थे। फोर्थ रीज़न क्या था, पीपल्स लिविंग ऑन देयर बैंक्स ऑन would have had to go in search of water during the dry season from their places. तो ये वाटर बैंक्स जहाँ पे थे, रिवर बैंक्स, उनके किनारे रहते थे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था, उनको पानी की खोज में इधर उधर जाके रहना पड़ता था। तो ड्राई सीजन्स में वो अपनी प्लेस बदल लेते थे, किस जगह पे, रिवर बैंक्स में, मतलब कि रिवर्स के किनारे किनारे रहने लगते थे ड्राई सीजन, यानी कि जब गर्मी का मौसम आता है, ठीक है, उस सीज़न में हमको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, अगर खाना मिले ना मिले बट पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो ड्राई सीजन्स में किधर मूव कर जाते थे, रिवर बैंक्स की तरफ। ओके, तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जितने रीजंस हम अज्यूम कर सकते थे हमने उतने रीजंस अज्यूम करे वाई दी अर्लीस्ट पीपल्स ऑन मूव। ठीक है, वो मूव क्यों कर रहे थे उस टाइम पे। ऑलराइट, तो अब जो हंटिंग और गैदरिंग हो रही थी, जो लोग जो अर्लीस्ट पीपल्स थे वो मार कर रहे थे, मतलब शिकार कर रहे थे जानवरों का और उनको खा रहे थे, तो वो किन चीज़ों का यूज़ करते थे, ऐसे कौन से टूल्स थे जो हंटर और गैदरर्स जो थे वो यूज़ करते थे। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं स्टोन की। फर्स्ट जो हार्ड मटेरियल उनको हाथ में आया होगा वो तो होगा स्टोन, पत्थर। जब हम भी छोटे थे तो सबसे पहले हमको सबसे हार्ड मटेरियल क्या लगता था, पत्थर, है ना। सो द यूजेस ऑफ स्टोन्स, द यूज ऑफ स्टोन्स फॉर देम आर
कट द मीट एंड बोन, वो मीट और बोन्स को कट कर सकते थे उस स्टोन पीस से, है ना। दूसरा चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, वो रूट्स और फ्रूट्स को चॉप कर सकते थे, है ना। जैसे आज हम क्या करते हैं, जो हमारी सिल और बट्टा रहता है उससे हम पीस लेते हैं, वैसे ही ओखली से पीस लेते हैं, वैसे ही वो उस टाइम पे स्टोन से यानी कि पत्थर से क्या करते होंगे, फ्रूट्स को या रूट्स को चॉप करते होंगे। स्क्रैप बार्क्स यानी कि जो बार्क्स रहती हैं, जो छाल रहती है, उसको क्या करते होंगे, उसको निकाल लेते होंगे उस स्टोन से। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टोन के यूजेस बहुत सारे होंगे, बट इतने हमने अज्यूम करे, इतने जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने अज्यूम करे कि हंटर गैदरर्स स्टोन का क्या यूज़ करते थे, क्योंकि वो उस तरह से मिले होंगे। कुछ कॉनिकल जो स्टोन्स होंगे वो उनको मिले होंगे, है ना, छेद करने के लिए। कुछ ऐसे मोटे टाइप के मिले होंगे चॉप करने के लिए। ऐसे ही वुड के पीसेस मिले होंगे, वुड का यूज़ कैसे करते थे, आगे साइड कोई नुकीली चीज़ लगा ली और उसके पीछे वुड को बांध दिया, तो वुड को बांधने से क्या बन गया, वुड हैंडल बन गया। और बाकी जो स्टोन्स वगैरह थे उसको आगे कॉनिकल चीज़ें लगा ली और क्या करने लगे, हंटिंग करने लगे, है ना। बहुत अच्छे से हंटिंग होगी इससे। तो ज़्यादातर वुड का यूज़ कैसे होता था, पीछे हैंडलिंग के लिए। ऐसे ही बोन्स, बोन्स बहुत नुकीली होती हैं और वो इजीली कट नहीं होती, तो हो सकता है बोन्स के उनको ऐसी चीज़ें मिली इन्वेस्टिगेटर्स को, तो उन्होंने अज्यूम किया कि बोन्स को ज़्यादातर एक टूल जो मारने के लिए काम आता है, हंटिंग के लिए काम आता है, उसके जैसा यूज़ करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं, इनके बारे में हमने देखा कि हंटर गैदरर्स इनका यूज़ कैसे करते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना, टूल्स का यूज़ करना अपने आप को सरवाइव करने के लिए, है ना, चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो ऐसी कौन सी जगह थी जो वो चूज़ करते थे, हंटर गैदरर्स ऐसी कौन सी जगह थी जो चूज़ करते थे। अब पहली चीज़ तो हमने पहले फाइंड आउट करने के रीजंस में हमने पता लगा लिया, क्योंकि ड्राई सीजन में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो रिवर बैंक्स में रहते हैं। बट ज़्यादातर मोस्टली जितने भी रहते थे, जितने भी लोग थे अर्लीस्ट पीपल, वो ज़्यादातर रिवर बैंक्स में ही रहा करते थे, क्योंकि वाटर जो है वो मेन रिसोर्स है, मेन नीडी चीज़ है ह्यूमंस की, है ना। सो व्हाट प्लेसेस दे चूज़ टू लिव, दे लिव नियर टू दी सोर्सेज ऑफ वाटर, ज़्यादातर वो वाटर सोर्सेज के पास ही रहा करते थे। बोला जाता है ना, अगर जंगल में आप घूम जाओ तो धीरे धीरे क्या करो, रिवर के किनारे किनारे चलते जाओ, एक आध गाँव तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, वाटर रिसोर्स है जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, सच एज रिवर्स एंड लेक्स। वाटर का रिसोर्स कौन कौन से हैं, रिवर्स या तो फिर लेक्स, इनके आसपास आपको कोई भी मिल जाएगा। तो पहले के लोग थे कौन सी प्लेसेस चुनते थे जहाँ पे वाटर रिसोर्स हो, है ना, या तो वो रिवर बैंक के पास रहते थे या तो लेक्स के पास। Second, people try to find a places where good quality of stone was easily available as it was important for hunting. दूसरी नीडी चीज़ क्या थी उनके लिए, हंटिंग। हंटिंग करके वो खाना खाते थे, है ना। दूसरी नीड क्या हो गई वाटर के बाद, हंटिंग। तो हंटिंग के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते थे, स्टोन्स का। तो स्टोन्स उनको जहाँ मिलेगी वो वहीं पे तो रुकेंगे। तो दूसरी चॉइस उनकी क्या रहती थी, जहाँ पे स्टोन्स अच्छे मिले। स्टोन्स अच्छे मिल गए, पानी के पास रह रहे हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो वह ऐसी ही जगह चुनते थे जहाँ वाटर रिसोर्स हो, साथ में स्टोन की क्वालिटी अच्छी हो। स्टोन की भी क्वालिटी होती है, कुछ थोड़ी सी लूज़ रहती है, जल्दी टूट जाती है, बट कुछ स्टोन के पार्ट्स ऐसे रहते हैं, कुछ स्टोन्स इस टाइप की रहती है जो जल्दी नहीं टूटती। तो वो गुड क्वालिटी की स्टोन सर्च करते थे, जहाँ पे वो अवेलेबल होती थी वो वहाँ रुक जाते थे। तो दीज आर द प्लेसेस दे चूज टू लिव। ओके, सो कुछ साइट्स ऐसी थी जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों को, पुरातत्वों को फाइंड आउट करते हैं, उनमें से क्या चीज़ें निकल के आई हैं उनको देखते हैं। तो देखो, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन सी थी। जैसे यहाँ पे एक बुर्ज होम है ना। मेहरगढ़ इंडिया के आउटसाइड है, कहाँ पे दिख रहा है हमको, पाकिस्तान में। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के साइड दिख रहा है। ऐसे ही हमको भीमबेटका दिख रही है। भीमबेटका कहाँ है, देखो मिड में है। मिड में मतलब मिड में क्या है हमारा, मध्य प्रदेश। मुंबई महाराष्ट्र साइड में, मुंबई में, है ना। मुंबई में इनाम गाँव, हुंसगी, हलूर, अरेबियन सी के पास क्या है, हल्लूर, यहाँ पे कुरनूल केव्स, ब्रह्मगिरी। ऐसे ही बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है हमारी, है ना। इसके ऊपर क्या है, कोलकाता, यहाँ पे कोल्डी हवा, महागरा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स थी। मध्य प्रदेश में कौन सी दिख रही है हमको, भीमबेटका, ठीक है। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स थी जहाँ पे
क्या मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग चीज़ें मिली, अलग अलग साक्ष्य मिले, अलग अलग एविडेंस मिले कि हाँ जो अर्लीस्ट पीपल थे वो स्टोन का यूज़ करते थे, बोन्स का यूज़ करते थे, है ना, रहते कैसे थे, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चली। अब देखो कुछ रॉक पेंटिंग्स भी थी जो एविडेंस देती थी कि लोग यहाँ पहले के रहते थे, कैसे रहते थे, इनके बारे में भी बताया है। तो ऐसे ही एक रॉक पेंटिंग मिली भीमबेटका। भीमबेटका हमने अभी देखा था इंडिया के बीच में है, यानी कि एमपी में आती है। तो भीमबेटका केव्स इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स हैं। इन केव्स में इस टाइप की पेंटिंग मिली। अब इसमें क्या दिख रहा है, ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो हाथों से चलाई जाती हैं, ऐसे ही टूल्स हैं। So this is an old site with caves, rocks and shelters. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. यह पहले के लोग इन शेल्टर्स का यूज़ करते थे। यहाँ पे केव्स हैं, देखो केव्स दिखाई दे रही है, एक ये दिख रही है ना, एक ये दिख रही है, ठीक है। तो ऐसी केव्स जो क्या करती थी, धूप, है ना, हीट मतलब रेन, हीट और विंड से बचाती थी, ऐसी केव्स थी ये। सो दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू दी नर्मदा वैली। ये किसके पास थी, और नर्मदा वैली, नर्मदा वैली मतलब कि जो नर्मदा वैली है उसके पास में थी ये प्लेसेस। तो रिवर मिल गया, वाटर रिसोर्स मिल गया, ठीक है, शेल्टर मिल गई अच्छी, शेल्टर यानी कि हवा, पानी, ठीक है, और धूप से बचाने के लिए शेल्टर मिल गई। तो इस जगह पे तो अर्लीस्ट पीपल रहेंगे ही रहेंगे। और वहाँ पे क्या मिले, पेंटिंग्स मिली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भीमबेटका केव्स विथ रॉक पेंटिंग्स। ओके, कुछ तो ऐसे हमने एविडेंस फाइंड आउट करे आर्कियोलॉजिस्ट ने। अब देखो पीरियड्स ऑफ स्टोन एज, जो ओल्ड एज है, जो अर्लीस्ट पीपल की जो एज है जहाँ पे वो रहे हैं, जो वो पहले जितने भी लोग थे, जितने हमारे बहुत पुराने पूर्वज हैं, उनके टाइम को, तो जो पुराना टाइम था उसको किस किस भाग में बांटा गया है। तो इस पीरियड को क्या बोला जाता था, स्टोन एज, यानी कि स्टोन का इवोल्यूशन हो रहा था, सॉरी, ठीक है। तो स्टोन एज बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर से ही चीज़ों की शुरुआत हुई। सो पैलियोलिथिक पीरियड, पहले फर्स्ट स्टोन टूल्स इन्वेंटेड, जहाँ पे फर्स्ट स्टोन टूल इन्वेंट हुआ था उस पीरियड को बोला जाता है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज, मिडिल एज एंड न्यू एज के नाम से जाना जाता है। बट इस स्टोन एज जो पूरा पीरियड था ये, इस स्टोन एज में फर्स्ट स्टोन टूल जब इन्वेंट हुआ तो उस पूरे एरा को क्या बोला जाता है, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सेकंड है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड कब किसको बोला जाता है, जहाँ पे टूल्स, बो और एरोस को हंट किया जाता था, डियर्स वगैरह को, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो, धनुष, है ना, बो और एरो, इसे क्या करते थे, हंटिंग करते थे। तो इस मेसोलिथिक में क्या हुआ, टूल्स, बो और एरो को यूज़ किया गया, इनका इन्वेंशन हुआ मिडिल एज में। और न्यूलिथिक यानी कि स्टार्ट कर दी हमने फार्मिंग, जो पुराने लोग थे उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी क्या, फार्मिंग। तो क्या बोला जाता है इसको, न्यूलिथिक पीरियड, यानी कि न्यू एज। तो स्टोन एज के 3 पार्ट हो गए, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी कि जब टूल्स का इन्वेंशन हुआ, स्टार्टिंग एज है स्टोन एज की तो टूल्स का इन्वेंशन ही होगा। मेसोलिथिक मिडिल एज आ गई, यानी कि टूल्स के साथ साथ अब बो, एरो और अदर टूल्स का भी इन्वेंशन होने लगा हंटिंग करने के लिए। अब हंटिंग के बाद न्यूलिथिक लास्ट में क्या आएगा, हंटिंग धीरे धीरे कम होगी और फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा स्टोन एज। अब स्टोन के बाद में इन लोगों को मिली फायर, फायर यानी आग। अब आग जैसे ही इन्होंने फाइंड आउट करी उसके बहुत सारे यूजेस भी मिल गए। आज हम लोग आग का कितने सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ऐसा लगेगा अगर वो नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो ट्रेसेस ऑफ ऐश शोज दैट द पीपल एट दैट टाइम हैव इन्वेंटेड द फायर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें से हमको राख मिलती है, वो बहुत आर्कियोलॉजिस्ट ने जब फाइंड आउट किया उनको वो बहुत पुरानी चीज़ें ऐसी मिली जहाँ पे राख और ट्रेसेस मिले इस टाइप के, तो वो उन्होंने समझ लिया कि उस टाइम पे फायर का इन्वेंशन हुआ था। सो इट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती होगी, एज अ रिसोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट और टू स्केयर अवे एनिमल्स, है ना। एक सोर्स था किसका, लाइट का, रात को लाइट नहीं रहती हम मोमबत्ती जला लेते हैं, वो भी तो क्या है,
फायर है, उस टाइम पे भी लोग उसको लाइट के लिए यूज़ करते होंगे, मीट को रोस्ट कर लेते होंगे ऊपर रख के, है ना, और एनिमल्स को भी भगा लेते होंगे आग के डर से। तो ये सारे यूजेस हमको लगता है उस टाइम पे उन लोगों को ये सारे यूजेस ही करते थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने चीज़ों को फाइंड आउट, हमने चीज़ें देख ली कि मूवमेंट क्यों हो रहा था हंटर गैदरर्स का, उन्होंने अपने स्टोन एज में कैसे धीरे धीरे फार्मिंग तक वो आए, है ना, उन्होंने स्टोन का क्या क्या यूज़ किया, उन्होंने कौन सी जगह चुनी कि वो कहाँ रहेंगे। धीरे धीरे अब क्या हो रहा था, इंसान के साथ साथ इन्वायरमेंट भी इंसान के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बदल रहा था। So around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, which led to the development of grasslands in many areas. 12,000 साल पहले बहुत सारे क्लाइमेट में चेंज आया पूरे वर्ल्ड में। इसमें ग्रासलैंड जो थे, ऐसे एरियाज धीरे धीरे क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, उनका विकास हो रहा था। So this also led to an increase in the number of animals that survived on the grass. तो ग्रासलैंड्स अगर बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स थे वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे होंगे, जो ग्रासलैंड्स में रहते होंगे, ठीक है। ग्रासलैंड्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे एनिमल्स भी इंक्रीज होंगे। सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स। तो लोगों ने क्या सोचा कि उनकी हर्डिंग और क्या करना चाहिए, रेयरिंग करना चाहिए, यानी कि उनकी अगर ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स की जो लगभग बहुत ही शांत स्वभाव के थे, जो बहुत ही शांत रहते थे, जैसे ग्रासलैंड्स में ज़्यादातर ग्रास कौन खाता है ना, ग्रासलैंड यानी कि घास खाने वाले ही एनिमल्स वहाँ पे होंगे। ज़्यादातर घास कौन खाता है, गाय, बैल, बकरी, है ना, बफेलो, गोट, काऊ, यही सब। तो ऐसे रहने वाले जो एनिमल्स थे, लोगों ने सोचा, जो अर्लीस्ट पीपल थे, कि क्यों ना हम इनकी हर्डिंग और रेयरिंग करें, यानी कि उनको पालें पोसें, है ना। पालेंगे तो क्या होगा, उनसे जो रिसोर्सेज है वो उनको मिलेंगे, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, ऐसे टाइप की चीज़ें हो गई, ठीक है। सो द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स। सो फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। अब इस ग्रासलैंड्स के आसपास क्या होगी, रिवर होगी, रिवर में क्या होंगी, फिशेज होंगी। सो उन लोगों ने फिशिंग करना भी चालू किया। तो धीरे धीरे हर्डिंग, गैदरिंग, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के शिकार करते करते धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फूड को ग्रो किया, फूड को ग्रो किया, और साथ में क्या हुआ, ग्रासलैंड्स में भी, ग्रासलैंड्स भी बढ़ते जा रहे थे, ग्रासलैंड्स बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे रेयरिंग चालू करी, एनिमल्स की रेयरिंग चालू करी। उसके बाद क्या किया, उन्होंने फिशिंग भी करना चालू करी। सो फिशिंग के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फार्मिंग आई, ठीक है। सो फार्मिंग और हर्डिंग फिर धीरे धीरे सब साथ में करने लगे। सो अर्ली पीपल फाउंड प्लेसेस एडिबल प्लांट्स ग्रो एंड दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स। तो जब उन्होंने हर्डिंग शुरू कर दी थी, ये हम शुरू से ही बात बता रहे हैं, है ना, पहले वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है। हंटिंग के बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या शुरू किया, हर्डिंग, हर्डिंग के बाद धीरे धीरे क्या, कहाँ पे आ गए, वो फार्मिंग में। क्योंकि जब उन्होंने हंटिंग करी उसके साथ साथ में क्या बदल रहा था, इन्वायरमेंट बदला। तो क्या हुआ, एनिमल्स देखे उन्होंने जो ग्रास खाते थे, उन एनिमल्स को उन्होंने हर्डिंग करना चालू करी, पालना चालू किया, रेयरिंग करना चालू करी, यानी कि उनकी पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनको शेल्टर देना, उनको खाना खिलाना, ये सब कुछ करने लगे उन्हें वो लोग एनिमल्स का। फिर धीरे धीरे देखा कि उन एनिमल्स को अब क्या चीज़ की ज़रूरत थी, प्लांट्स की, जो उनके आसपास उगे, है ना। तो उन्होंने धीरे धीरे जब पता प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के लिए अपने जानवरों को इधर से उधर लेके जाना उनको ज़रूरी नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पे प्लांट्स उगाएं, बार बार इधर उधर जाने से अच्छा इतने सारे चीज़ों को लेके, इतने सारे एनिमल्स को लेके। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, दे टेम्ड एनिमल्स बाय गिविंग देम फूड एंड रेयर्ड देम। स्लोली दे बिगेन लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। धीरे धीरे वो एक ही जगह पे रुकने लगे, वहाँ पे ही उन्होंने फार्मिंग चालू कर दी, वहीं पे उन्होंने हर्डिंग चालू कर दी, और धीरे धीरे उनकी लाइफ कैसे होने लगी, सेटल्ड होने लगी। यानी कि अर्लीस्ट पीपल जो थे, ऐसे उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल आउट किया। ओके, सो धीरे धीरे अब क्या होगा, सेटल आउट होगा, यानी कि घर बनाएंगे, अपना डोमेस्टिकेशन करेंगे। सो द डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो क्रॉप्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने क्रॉप्स खुद उगाना और एनिमल्स की देख रेख करना। सो इट बिगेन इन 12,000 years ago. The earliest domestication animals includes डॉग, शीप एंड गोट। तो पुराने टाइम पे 12,000 साल पहले क्या था, धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। पहला एनिमल जैसे डॉग, शीप
और गोट थे, इनको लेके जाने लगे। द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट, बार्ले एंड राइस। तो डोमेस्टिकेशन में सबसे पहले एनिमल्स कौन कौन से डोमेस्टिकेट होते थे? डॉग, शीप एंड गोट। एंड द अर्लीस्ट प्लांट्स विच आर डोमेस्टिकेटेड वर वीट, बार्ले एंड राइस। ओके, तो ऐसे कुछ एविडेंस मिले होंगे आर्कियोलॉजिस्ट को, इसलिए तो उन्होंने मालूम करा कि पहले कौन सी चीज़ों को, किस एनिमल्स को हर्ट किया जाता था, किस एनिमल को रेयरिंग की जाती थी, किन प्लांट्स को लगाया जाता, क्रॉप्स कौन कौन सी थी। सो धीरे धीरे अब क्या हुआ, ये एक नया तरीका चालू हुआ, न्यू वे चालू हुआ उन अर्लीस्ट पीपल का। सो पीपल हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। अब प्लांट्स की देख रेख के लिए भी उनको एक जगह पे बहुत टाइम तक रुकना पड़ता था। क्या क्या करते थे वो प्लांट्स के लिए? वाटरिंग, वीडिंग, ओके, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बट स्टिल द ग्रीन रिपाइंड। ओके, सो पानी देना, है ना, जो अलग अलग पेड़ पौधे जो उल्टे सीधे उग जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको हटाना, अलग अलग एनिमल्स और जो बर्ड्स रहती हैं जो प्लांट्स को खाने आती हैं, उनको आगे तक भगाना, क्योंकि अगर फल पक जाता है उसकी देख रेख भी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी नई लाइफ चालू हुई अपने प्लांट्स को देख रेख करने के लिए वहीं पे रुक जाना। ओके, ऐसे ही क्या हुआ, जब उन्होंने प्लांट्स से फार्मिंग करके अपने क्रॉप को उगा लिया, उसके बाद उस फूड को वो क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। सो स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। तो पर्पस क्या था उस स्टोरेज का? फूड एंड सीड का। स्टोर्ड इन क्ले पॉट्स, बास्केट्स एंड पिट इन ग्राउंड रेयर्ड एनिमल्स यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड, मिल्क एंड मीट। ठीक है, तो पर्पस क्या था स्टोरेज का? सबसे पहले तो फूड और सीड के लिए, फूड उनको बाद में भी यूज़ होता था। ठीक है फूड उनको बाद में भी यूज़ होता था। ऐसा मौसम जिसमें वो फूड नहीं उग सकता, वो उसको बास्केट या पॉट्स वगैरह में रखते थे या ग्राउंड के अंदर डिग कर देते थे जिससे वो बचा रहे। ऐसे ही एनिमल्स जो थे वो भी एक स्टोरेज था फूड का, क्योंकि मिल्क और मीट उनको वहीं से मिल रहा है। वो उसका क्या करते थे? रेयरिंग, देख रेख करते थे उस एनिमल की, जिससे उनको जब चाहे वो फूड मिल सके जो एनिमल्स से मिलता है। ऑलराइट, ऐसे ही सेटल्ड लाइफ उन्होंने धीरे धीरे जीना शुरू करी। जैसे बुर्ज होम कश्मीर, वहाँ पे पिट हाउसेस थे, डग इनटू ग्राउंड विच स्टेप्स लीडिंग इनटू देम प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। पिट हाउसेस जो थे वो कोल्ड से बच जाते थे और उनको कहाँ पर दबा के रखा जाता था? ग्राउंड में अच्छे से डग करके रखा जाता था। ठीक है, ठीक, तो पिट हाउस जो रहते थे वो ज़्यादातर कैसे रहते थे? वो कोल्ड यानी कि ठंडी जब पड़ती है तो बहुत सारे क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं। तो पिट हाउसेस जो रहते थे जो एकदम अंदर साइड रहते हैं, उनमें क्या होता था? सामान पूरा देख रेख से रखा रहता था, ठंडी नहीं रहती थी, तो सामान बचा हुआ रहता था, यानी कि फूड अच्छा हेल्दी बना रहता था। ऐसे ही न्यूलिथिक टूल्स, फाइन कटिंग, एजिंग, ग्राइंड ग्रेन्स। ठीक है, ऐसी सेटल लाइफ के लिए न्यूलिथिक जो टूल्स थे, कुछ एजेस बनाने के लिए, कुछ ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होने लगे। अर्थन पॉट्स कुकिंग स्टोरेज के लिए यूज़ होने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे क्लोथ भी वीव होने लगे, कॉटन क्लोथ्स जैसे। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे सॉर्टेड लाइफ की तरफ इंसान बढ़ने लगा। अब लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ये एक अलग बात है। आर्कियोलॉजिस्ट को जब ऐसी ही चीज़ें मिल रही थी, खाने की, टूल्स की, एनिमल्स की, एशेज़, ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो उनको लोग भी मिले। लोग यानी कि जो मर गए होंगे, है ना, जिनकी डेथ हो गई होगी। सो लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ की बात हो रही है। मेहरगढ़ वो जगह है जो हमने पाकिस्तान के साइड में देखी थी, राइट, ये वाली जगह। तो मेहरगढ़ में लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है। नियर बोलन पास इन ईरान, ईरान के पास जो बोलन पास है, पास किसको बोलते हैं? जो दो कंट्रीज़ को एक जगह जहाँ पे अटैच होती है, जहाँ से आना जाना करते हैं, वो पास कहलाता है। तो ईरान और बोलन पास जो ईरान के पास में लगा हुआ है, लर्नड टू ग्रो बार्ले एंड वीट। ठीक है, बार्ले और वीट ग्रो करना वहाँ से चालू हुआ उनको, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे चीज़ें मिली होंगी जिससे पता चला होगा कि अर्लीस्ट पीपल वहाँ पे बार्ले और वीट उगा रहे थे। ठीक है, रियर शीप एंड गोट फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, शीप और गोट के सबसे पुराने जो एविडेंसेस होंगे वो उनको वहीं मिले होंगे। इसलिए क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ही इस एरिया में शीप और गोट को रेयर किया होगा। बोन्स ऑफ डियर, पिग, शीप, गोट एंड कैटल, उनको क्या मिले? बोन्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। डियर, पिग, गोट, शीप, कैटल के। ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस फॉर
मोर कंपार्टमेंट एंड स्टोरेज, है ना। क्या बनाते थे, 4 ऐसे बॉक्सेस टाइप के थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस थे, जैसे ऐसा कुछ बनाते थे जिसमें क्या हो, 4 सेक्शंस हो, जिसमें ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हो, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है। बिलीव्ड इन देयर लाइफ आफ्टर डेथ, ब्यूरियल साइट्स ब्यूरिड विथ एनिमल्स, लाइफ और डेथ में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। कैसे, एक आदमी जब वो मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, उसको जब क्या करते थे, एक स्क्वायर हाउस में गढ़ाते थे, अंदर डग करते थे, उसके साथ में क्या रख दिया जाता था, एक एनिमल को भी रख दिया जाता था। कभी कभी कुछ जो फूड आइटम रहता है उसको भी डग कर दिया जाता था। उनको क्या लगता था उस टाइम के लोगों को कि जब ये दोबारा कहीं और जन्म लेगा तो उसके साथ एक एनिमल और एक प्लांट साथ में रहे, खाने के लिए कुछ रहे और एक एनिमल भी साथ में रहे, ऐसा शायद सोचा जाता होगा। इसलिए हर एक जो पर्सन जिसकी डेथ हुई होगी उसके साथ एक क्या ब्रीड है, एक एनिमल, ठीक है। तो ये थी हमारी जो अर्लीस्ट लाइफ थी, हमारे जो पुराने पूर्वज थे, हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्ट करा, है ना। पीपल्स और जो हर्डिंग एनिमल्स जो थी उनको केव्स में ड्रॉ किया, हंटिंग करी, ठीक है। वो साथ में काम करते थे, लार्ज लार्ज एनिमल्स को क्या कर लेते थे, हंट करते थे, मार लेते थे और उसको भी खाने के लिए यूज़ करते थे, फूड के लिए। गैदरिंग, गैदरिंग डन बाय मोस्टली वुमेन्स, ठीक है। गैदर होते थे, फूड इकट्ठा करते थे, वाइल्ड प्लांट्स को इकट्ठा करते थे। फायरिंग, फायरिंग पीपल लर्न टू यूज़ फायर फॉर कुकिंग देयर फूड, ओके। यहाँ पे फायरिंग हो रही है, यहाँ पे टूल्स से चीज़ों को बनाया जा रहा है, यहाँ पे पेंटिंग हो रही है, आर्ट, यहाँ पे वुमेन्स हर गैदरिंग में जुटी हुई हैं। एंड हंटिंग, ठीक है। तो गैदरिंग यानी क्या होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना। हंटिंग यानी कि किसी को शिकार करना और उससे फूड इकट्ठा करना। आर्टिंग करना, आर्ट हमने देख लिया, ठीक है। टूल्स कैसे बन रहे हैं, देखो स्टोन से, और स्टोन का यूज़ हंटिंग में किया जाता है। ऐसे ही फायर का भी यूज़ देख लिया हमने। तो ऐसे थी हमारी अर्लीस्ट लाइफ। ऑल राइट, द एक्सरसाइज, complete the sentences. Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelters because, hunter gatherers ने caves और rocks में रहना ही क्यों चुना, because these caves and rock shelters provide shelter from rain, heat and wind. Okay, heat, wind और rain से बचाती थी ये shelters. Grasslands developed around डैश ईयर्स अगो, ग्रासलैंड्स कब डेवलप हुए, कितने साल पहले, 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर्स अगो, ओके। क्वेश्चन 2, वाई डू पीपल ग्रो हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लोग क्रॉप्स को ग्रो करते थे उनको एक ही जगह पे लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था, फॉर वाटरिंग, फॉर वीडिंग, फॉर ड्राइवन अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। पानी देने के लिए, वीडिंग करने के लिए, वीडिंग यानी कि ऐसे प्लांट्स जो आसपास उग जाते हैं जो यूज़फुल नहीं होते उनको हटाना, और एनिमल्स को और बर्ड्स को भी हटाना जो क्या करती थी, जो पके हुए चीज़ों को, पकी हुई जो फूड आइटम्स था उसको खा लेते थे, इसलिए उनको भगाना भी ज़रूरी है, ओके। सो एक ही जगह पे क्यों रहते थे, वाटरिंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए और ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड birds, okay. Third question, why do archaeologists think that many people who live in Mehergarh were hunters to start with and that herding become more important later, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग मेहरगढ़ में रहते थे उनके लिए हंटिंग स्टार्टिंग का काम था बट हर्डिंग लास्ट में इम्पॉर्टेंट हो गया, पहले हंटिंग करते थे उसके बाद हर्डर बन गए, हर्डर यानी कि एनिमल्स को क्या करना, रेयरिंग करना, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हो सकता है वहाँ की चीज़ें जो थी वहाँ पे उनको क्या मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को बोन्स मिली, ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स की बोन्स मिली। तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे, डियर्स, पिग, ठीक है, बट उनको उस चीज़ के साथ साथ में जो वाइल्ड एनिमल्स नहीं होते जैसे शीप और गोट वो भी उनको मिले। तो दोनों टाइप के अगर उनको बोन्स मिल रहे हैं इसका मतलब वो हंटिंग भी करते थे लेकिन बाद में उन्होंने हर्डिंग भी शुरू कर दी। इससे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला होगा कि मेहरगढ़ पहले हंटर्स का रहता था लेकिन बाद में उन्होंने हर्डिंग शुरू कर दी थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हंटर गैदरर्स प्लेस टू प्लेस क्यों जाते थे, इन वॉट वेज आर दीज एनिमल सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रैवल टुडे, आज के टाइम पे जो हम ट्रैवलिंग करते हैं वो उस टाइम पे जो ट्रैवलिंग होती थी वो कैसे अलग है,
तो हंटर गैदरर्स जो रहते थे वो फूड के लिए इधर से उधर जाते थे, बट हम किसके लिए जाते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई हमको वर्क रहता है तो ही हम जाते हैं। पहले के लोग सही सीज़न पे जाते थे, ठीक है, जब उनको फूड नहीं मिलता था, है ना। ऑलराइट, सो आज हम क्यों जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, ट्रैवलिंग करते थे हम रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। हंटर गैदरर्स फायर को कैसे कैसे यूज़ करते थे हमको पता करना है, ऐसे 3 तरीके बताने हैं। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी दीज पर्पसेस, और आज के टाइम पे क्या आप फायर का इसमें यूज़ करते हैं। अर्लीस्ट हंटर गैदरर्स क्या यूज़ करते थे फायर का, फॉर कुकिंग, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, एंड सेविंग फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और आज हम फायर का यूज़ करते हैं क्या इन चीज़ों के लिए, यस वी डू यूज़ फायर फॉर कुकिंग, ठीक है, हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। फायर को क्लीन करने के लिए हम फॉरेस्ट में फायर का यूज़ नहीं करते, ठीक है, और वाइल्ड एनिमल से सेव होने के लिए भी हम फायर का यूज़ नहीं करते, हम फायर से उनको हार्म नहीं करते, इफ़ नेसेसरी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ, जो लोग फार्मिंग करते हैं और जो लोग एनिमल्स को पालते हैं, फार्मर्स एंड हर्डर्स, इनकी लाइफ हंटर और गैदरर्स यानी कि हंट करके खाना यानी कि शिकार करके खाना, और गैदरर्स यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करना, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके खाना, इनसे अलग होती है। तो फार्मर्स और गैदरर्स और हंटर और फार्मर्स और हर्डर्स और हंटर और गैदरर्स, मेजर डिफरेंस क्या है। फार्मर्स और हर्डर्स को एक ही जगह पे रहना पड़ता है, बट हंटर और गैदरर्स को एक से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है फॉर फूड, ठीक है। कल्टीवेशन जो होता है अब एक ही जगह पे होता है, किसका, फार्मर्स और हर्डर्स का, बट यहाँ पे ये वेदर फ्रेंडली नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं हंटिंग के लिए, ठीक है, तभी वो इधर उधर जा पाते हैं। फार्मर्स हर्डर्स यूज टू मेक हट्स फॉर देयर लिविंग, बट हंटर गैदरर्स लिव्स इन केव्स एंड ट्यूबर्स। तो फार्मर गैदरर्स अपने लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, बट जो हंटर और गैदरर्स रहते थे वो कहाँ रहते थे, केव्स या ट्यूबर्स में। ऑल राइट, थैंक यू।